हेलो एवरीवन। शुक्र है कि केमिन को इसकी पहचान हो ही नहीं थी। वो बस इधर उससे यही कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा हैंड टच करके तुम्हारी एज का अंदाज़ा लगा लिया है, यही तुम 20 ईयर्स की होगी ना। अब जाके मैट को सुख का सांस आता है। वो भी फिर यस कहने लगती है कि बस इतने ही साल की हूँ। या फिर हेमन को कॉल करता है। उससे ना सिर्फ अब केमिन राया का पूछने लगा था बल्कि मैट की भी खबर ले लेता है कि वो किधर है। ये उसे बताता है कि आजकल वो कहीं ट्रिप पे गई हुई है। अब गैमिन को क्या पता कि वो उसके पास ही तो ठहरी हुई है। ये तो जानबूझ के चीज़ें पहन के यहाँ पे स्ट्रेंथ का ही पता चलाने का सोचती है। वह साथ ही साथ छिड़ने भी लगी थी और वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं यहाँ पे कौन गुस्सा है। मैट की आवाज़ सुन के उसका हैंड पकड़ के अपने रूम में ही लेके आ गया था कि देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई थीफ घुसा है, सो तुम मेरे पास ही ठहरो। इतने प्यार से उसके सर पे भी हाथ रखते हैं। यार वो तो जस्ट मैट की ही शरारत थी ना। अचानक लाइटनिंग की आवाज़ सुन के ये तो केमिन को हक कर लेती है। उसे एहसास होते ही फिर फ़ौरन से पीछे भी हो गई थी और इसके क्लोज आने पे केमिन को फिर मैट की याद आने लगी थी कि वो भी तो ऐसे ही एक दफ़ा डर के मेरे पास आई थी। मैट तो खैर फिर वहाँ से चलती बनती है। दूसरी तरफ पैलेस में देखा जाए तो मिंत्रा प्रिंस के लिए बाकायदा फ्रूट सिलाई थी, पर आगे से हरुई ले लेती है कि मैं दे दूंगी। इस वक्त वो अभी सो ही रहा है ड्रंक कंडीशन में। मैं कि जब मिंत्रा का नेम लेता है तो हरुई थोड़ी सी हैरान कि कहीं इन दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं रहा है ना, जो ये उसे याद कर रहा है। वो तो जस्ट मिंत्रा को अपने क्लोज ना आने का ही कह रहा था। अगले दिन अपनी ड्रेस चेंज देख के उसे मालूम होता है कि कल रात को उसकी केयर करने के लिए हरुई ही आई थी। साइन बोलान और हरुई से मिलने आया होता है। एक नीडल दे के यही काम जिम्मे लगाता है कि बस किंग के फूड में इसे डाल के पॉइज़न का पता चलाना है कि वो कौन सा है। फिर मास्टर उसकी एंटीडोट बनाएंगे। अगर पॉइज़न हुआ तो इस नीडल का कलर खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। अब ये काम तो हरुई को ही करना था ना। अभी के लिए उसे जब मम्मी से पता चलता है कि प्रिंस उससे शादी करने के लिए मान गए हैं तो उसकी परेशानी में और ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे माना वो। इस बारे में पूछने के लिए उसके पास भी पहुंच आई होती है कि पहले तो आप मुझे लाइक नहीं करते थे, तो आप फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो वो बस आगे से यही कहने लगा था कि मैं अपनी मॉम की वजह से ही ये फैसला ले रहा हूँ। अब तुम बताओ कि आखिर तुम भी तो इतनी जल्दी मुझसे शादी करने के लिए कैसे मानी हो। इसके पीछे का आखिर क्या रीज़न है। तो ये कहती है कि मैं अपने डैड का भरम रखने के लिए ही ये डिसीजन लेने पे मजबूर हुई हूँ। हम दोनों जस्ट पेरेंट्स के कहने पे ही शादी कर रहे हैं। उम्मीद है कि लव का रिश्ता तो हमारे बीच हो गई नहीं। वह यहाँ पे वो तो इसे ये भी कह देती है कि मिंत्रा से दूर ही रहिएगा। अब प्रिंस भी उसे प्रॉमिस कर लेता है और साथ ही साथ फिर वहाँ से चला भी गया था। कैमिन तो खैर बाहर प्रैक्टिस करने के लिए आ गया था। मैट उसे देखने के लिए आती है। कुछ स्टेप्स में इसे बहुत ही मुश्किल हो रही थी तो मैट इसे दौड़ाने वगैरह में हेल्प कर देती हैं। मीन के कैमिन को गाइड वगैरह करके दोनों तो यहाँ पे खूब सारी मस्तियाँ भी करने लगते हैं। और ऐसे ही भागते भागते दोनों थोड़ा सा दूर ही पहुंच आए थे। अचानक एक जगह पे मैट इसे रुकने का कहती है। वहाँ पे मौजूद ग्रेव को देख के हैरान, उस पे नेम प्रार्थना का ही राइट किया हुआ था। मीनजे कैमिन की मॉम की ग्रेव थी। इन दोनों को ये नाम थोड़ा सुना सुना सा लगता है। कैमिन जब इससे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की बात करता है ना तो इसके बताने पे उसे एहसास होता है कि मैं तो पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। मम्मी किंग को खाना खिलाने के लिए आ गई थी, फिर वो खाना खा ही नहीं रहे होते। रुई आके इनकी हेल्प करने का सोचती है। अब ये तो फिर उनकी मेडिसिन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब खाने में नीडल रख के चेक करने पे तो वो चेंज ही नहीं होती। बाकी जो साइन ने इसे पॉइजन वगैरह का बताया था, इसने ये बात किंग से शेयर कर दी थी। मॉम के आने का सुन के ये जल्दी से नीडल फिर छुपा देती है। अब यहाँ पे किंग ने तो आई से इशारा करके इसे बता दिया था कि पॉइजन मम्मी के हाथ में मौजूद मेडिसिन में है। आज तो जैसे ही क्वीन इन्हें मेडिसिन देने लगती है ना तो ये उन्हीं के मुंह पे ही फेंक देते हैं। अब तो फिर उनकी दौड़ें स्टार्ट। पीछे से आके हरुई ने नीडल फिर मेडिसिन में लगा के देख ली थी। वाकई में उसका कलर तो फिर खुद ब खुद ही चेंज होने लगता है। ये सरप्राइज़ कि इसका मतलब किंग सही कह रहे थे। इधर इन दोनों को अभी तक ग्रेव के पास ही दिखाया जाता है। केमिन बहुत याद करने की ट्राई करता है कि वो आखिर किसके साथ यहाँ पे आया था, पर अब कुछ भी याद ना आने पे मैट के साथ फिर वापस से जाने लगता है। मम्मी को ऑलरेडी डैड ने किंग और अपनी कज़न की लव स्टोरी का बता दिया था। अब भी वो उनसे उसी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब केमिन छोटा था वही उसे उनकी ग्रेव पे लेके गया था। तो उसके वहाँ ले जाने वाले मैट के पापा ही थे, कोई और नहीं। साइन हरुई से नीडल लेके मास्टर को दिखाता है। हर्ब से खुद तो एंटीडोट बनाने का वो सोचते हैं। फिर मिनरल वाटर लेने के लिए साइन को कहीं दूर ही जाना पड़ना था। ये अब गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को ही दे के जाता है कि प्लीज़ सबका यहाँ पे ख्याल रखना और ख़ास तौर पे एक्ने पे नज़र।
मम्मी को डर था कि पॉइज़न की वजह से मेरी आंखें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी ना। डॉक्टर हैरान कि किंग को तो नेचुरल हर्ब से ही अब हम मेडिसिन दी जाती हैं ना, उनसे आंखों को क्या होना। अब फिर ये टॉपिक को चेंज कर देती हैं कि हाँ, वो बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। किंग की मेडिसिन में तो पॉइज़न थोड़ी ना होता है। बात को इतने अच्छे से कवर करती हैं कि डॉक्टर को कुछ शक ही नहीं हो पाता। मैं वो तो इनका चेकअप वगैरह करके वहाँ से चले ही गए थे। मास्टर ने फाइनली एंटीडोट बना ली थी, बस साइन के मिनरल वाटर लाने का ही उन्हें वेट था। पर वो अभी यहाँ पे बैठे ही होते हैं कि अचानक यहाँ पे जनरल के आदमी आके अटैक कर देते हैं। ये गांव वालों को फिर थोड़ी दूर जाके कहीं छुपने का भी बोलने लगे थे। बाकी मेडिसिन उन्होंने फिर एक अपने अच्छे फ्रेंड को दी होती है कि ये बाद में साइन को दे देना कि इसमें जस्ट अब फिर मिनरल वाटर ही मिलाना है, बाकी ये फुल तैयार हो चुकी है। गांव वाले तो फिर फौरन से छुपने के लिए एक जगह पे पहुंच आए थे। जनरल को मास्टर वहीं पे रोक लेते हैं कि तुम्हें किसी को भी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो उससे फ़ाइट करना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, अगर मैं एंड पे जीता ना तो मुझे तुमने कुछ भी नहीं कहना, और ना ही गांव वालों में से किसी को। वो भी फिर मान जाते हैं कि सही है, जैसा तुम कह रहे हो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब इनकी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेल, अच्छा खासा ये दोनों लड़ते हैं। इन दी एंड तो फिर हमारे स्ट्रॉन्ग मास्टर विन कर जाते हैं। जनरल ने तो यहाँ पे अपना प्रॉमिस निभाया था, बट सिया यहाँ पे उन्हें शूट कर देता है कि मेरे बेटे को कहाँ पे छुपाया है आप लोगों ने, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ज़रूर उसे तुमने मार ही दिया होना ना। इनकी डेड बॉडी देख के माली और एक्नी जैसे ही इनके पास आते हैं ना, तो यहाँ पे वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। डैड तो खैर अपने बेटे को देख के सरप्राइज के इसका मतलब ये जिंदा है। हारुई किंग का अब खुद ही ध्यान रखने लगती हैं। आज कैमिन तो सोते हुए अपनी मम्मी को ही देखता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो मैट को हक कर लेता है। एक्चुअली में वो इसे अपनी मम्मी ही समझ रहा था। एहसास होते ही फिर फ़ौरन से पीछे होकर उससे सॉरी बोलने लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। वो तो बड़ा कहाँ उससे नाराज़ हुई थी, एक्सक्यूज़ करती फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद डैड इसे कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी आइज़ के लिए भी मैंने अब्रॉड से मेडिसिन मंगवाई है, बहुत जल्द हेमंत तुम्हारे पास लाते ही होगा। सिया अपने बेटे को लेके थाईलैंड आ गया था। वो तो इन्हें अपना बाप ही नहीं मान रहा होता। ये जल्दी से इसका चेकअप कराने के लिए जैसे ही डॉक्टर के पास जाने लगती है ना, वहाँ हेमंत को देख के शौक, वो किसी से कैमिन के पास जाने की बात कर रहा था। अब यहाँ पे ये सुन के ना तो सिया एकदम सरप्राइज रह जाता है कि इसका मतलब वो जिंदा है। अब वो फिर अपने आदमियों को हेमंत को फॉलो करने को ही कह रहा था। इधर कैमिन ने अपने मुलाजिम चू और इसकी सिस्टर की बातें सुन ली होती हैं कि उसकी केयर टेकर कोई और नहीं बल्कि मैट है, बॉस की डॉटर। ये तो एकदम सरप्राइज। बस फिर क्या था, मैट पे बहुत ज़्यादा भड़कता है। पहले तो चाहता था कि वो खुद अपने मुंह से एतराफ़ करे कि वो कोई और नहीं बल्कि मैट ही है, पर उसके ऐसा ना करने पे उसे इसे थोड़ा बहुत टॉर्चर ही करना पड़ गया था। वह साथ ही साथ ये भी कह देता है कि मुझसे और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम ही मैट हो, और जितना जल्दी हो सकता है अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चलती बनो, मुझसे तुम्हारा यहाँ आना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या सोच के तुम इधर आ गई हो। वेल, ये बातें उसे बहुत ही बुरी लगती हैं। फिर हमें हेमंत को ही दिखाया जाता है जो कि आइलैंड पहुंच आया था। उसके साथ साथ अब सिया के आदमी भी यहीं पे ही पहुंचे होते हैं। इधर इन दोनों की वजह से फिर यहाँ पे उसे मैट के होने का पता चल ही गया था। वो अब एकदम परेशान कि आखिर वो क्रेजी लड़की यहाँ पे आ कैसे गई। मैट पहले तो अपना स्टफ़ लेके वहाँ से जाने ही लगी थी, लेकिन फिर वापस जाने का सोचती कि नहीं, अभी केविन को मेरी इस मुश्किल वक्त में ज़रूरत है, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ के जा सकती हूँ। इधर घर में केविन किसी की आहट सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ पे कौन आ गया। बाहर आके साइड पे ही छुप गया था। ये लोग उसे ढूंढने में बिजी। घर में फैला सामान देख के मैट को केविन की बहुत ही चिंता होने लगती है कि वो कहाँ गया। पूरे घर में तलाश करने पे जब वो नहीं मिलता ना, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती। ये उनकी आवाज़ें सुन के जितना खुद से हो सकता था ना, फिर उन्हें मारता है और फिर से स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहीं और ही भाग गया था। इसे समझ में ही नहीं आ रही होती कि वो आखिर आदमी है कौन। हेमन, मैट और केमिन दोनों को ही ना देख के बहुत ही फिक्रमंद हो जाता है। ऊपर से यहाँ का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। इसने फिर एक आदमी का पिस्टल उठा लिया ताकि सेफ्टी के लिए ये फिर नेक्स्ट काम ही आएगा। केमिन तो साइड पे छुप के इन गुंडों से छुपन छुपाई का खेल ही खेल रहा होता है कि अब मुझे ढूंढ के दिखाए ना। मैट तो खुद भी यहीं पे आ गई थी और वो इसे देख के सरप्राइज। वो इसे शोर ना करने का कह के अपने साथ ही चलने को बोलती है कि हमें इनसे छुप के जाना चाहिए। अब किसी के बुलाने पे दोनों को ही यहाँ पे रुकना ही पड़ गया था। और फिर इसी के साथ ही
ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।